पहला प्रश्न है, कौन से प्रायोगिक प्रमाण निर्देशित करते हैं कि कैथोड किरणें का द्रव्यमान होता है? तो इसका आंसर होगा थॉम्सन का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें का आवेश होता है? इसका भी आंसर होगा थॉम्सन का प्रयोग। थॉम्सन के प्रयोग से प्रमाणित होता है कैथोड किरणें का आवेश होता है। अब अगला है, कैथोड किरणें की ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर होगा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल दिया गया है ओकरा उसमें आंसर होगा इसका कि कैथोड किरणें की ऊर्जा होती है। चौथा नंबर मेरा प्रश्न है, कैथोड किरणें सभी पदार्थ के मौलिक अवयव है? जिसका ये प्रयोग से पता चलता है थॉम्सन का प्रयोग है, और थॉम्सन के प्रयोग से ये चीज़ का पता चलता है कि कैथोड किरणें सभी पदार्थ के मौलिक अवयव होते हैं। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित के आविष्कारकों द्वारा कैसे निर्देशित होता है कि डाल्टन का परमाणु नियम अपर्याप्त है? डाल्टन का जो परमाणु नियम दिया गया है वो पर्याप्त नहीं, अमान्य है। तो इसमें 4 प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न, कैथोड किरण। पहले इसका कुछ डिफिनेशन वगैरह देख लो। डाल्टन के अनुसार बताया गया था पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन अनेक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों के संयोग हैं से बने होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रमुख है। इन तीनों को मौलिक कण भी कहा जाता है। अब हम निम्नलिखित आविष्कारकों द्वारा डाल्टन के परमाणु नियम को और अपर्याप्त बता सकते हैं। पहला में मेरा है कैथोड किरण। जब नली के अंदर वायु का दाब घटकर 0.01 mm हो जाता है तब कैथोड से अदृश्य किरणें निकलने लगती है। ये किरणें उच्च वेग के साथ सीधी रेखाओं में गमन करते हुए एनोड की ओर जाती है। गोल्डस्टीन ने इस किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा क्योंकि ये कैथोड किरणें के गुण। पहला गुण है, कैथोड किरणें कैथोड की सतह से अविलंब की दिशा में निकलकर अत्यंत तीव्र वेग से सीधी रेखाओं में गमन करती है। कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म पार्थिव कणों के प्रवाह हैं। कैथोड किरणें ऋण आवेश युक्त कणों की बनी हुई होती है। प्रकाश की भांति ये किरणें भी फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली प्लेट को प्रभावित करती है। सेकेंड मेरा है नाभिक। नाभिक जो होता है यह परमाणु का केंद्रीय भाग है जिसका आयतन कुल परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु में उपस्थित सभी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, अर्थात परमाणु का सारा धन आवेश तथा द्रव्यमान नाभिक या केंद्र में होता है। नाभिक के गुण। पहला गुण है, नाभिक का आयतन परमाणु की आयतन की तुलना में काफ़ी कम होता है, अर्थात काफ़ी नगण्य होता है। सेकेंड है मेरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं। इन वृत्तीय पथों को कक्षाएं कहते हैं। परमाणु सौर मंडल की तरह होता है। इसके केंद्र में सूर्य की तरह नाभिक या केंद्रक वर्तमान होता है जिसमें परमाणु या पूर्ण धन आवेश उपस्थित होता है। इसके चारों ओर नक्षत्र की तरह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए तीसरा मेरा है, इसी में एनोड किरणें। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित होता है। चूँकि परमाणु उदासीन होता है अतः इलेक्ट्रॉन का आवेश के विपरीत आवेश वाले अन्य कण भी के परमाणु में उपस्थित रहने चाहिए। परमाणु के धनावेश से युक्त कणों से के अस्तित्व का प्रमाण गोल्डस्टीन ने दिया था। गोल्डस्टीन ने यह बताया था कि यदि विसर्ग नली के कैथोड में बारीक छिद्र कर दिया जाए और निम्न दाब तथा अधिक विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुछ विशेष प्रकार की किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है, जिन्हें एनोड किरण कहते हैं। चूँकि ये किरणें धनावेश से युक्त होती है अतः इन्हें धन किरणें भी कहते हैं। इन किरणों को केनाल किरणें भी कहा जाता है क्योंकि इन किरणों का गमन कैथोड के छेद या कैनाल होकर होता है। एनोड के गुण। एनोड के गुण निम्नलिखित है। एनोड किरणें सीधी रेखा में परंतु कैथोड किरणें विपरीत दिशा में गमन करती है। इसके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु रखने पर वस्तु की छाया बनती है। सेकेंड गुण है, इन किरणों के मार्ग में हल्का पाद चक्र रखने पर यह अपने धुरी पर नाचने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये किरणें अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कणों से बनी होती है। तीसरा गुण है मेरा, इन किरणें की प्रकृति विसर्ग नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। विभिन्न गैसें के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर इस अनुपात का मान अधिकतम होता है। हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के धनात्मक कणों की बनी होती है। इन्हीं कणों को प्रोटॉन कहा जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाती है। समस्थानिक के गुण। पहला गुण है, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है अतः उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सदृश्य होते हैं तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। इसी कारण उनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। सेकेंड गुण है मेरा, किसी तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है जिससे किसी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान घनत्व तथा अन्य भौतिक गुणों में भिन्नता आ जाती है। अतः उपयुक्त आविष्कारों द्वारा यह साबित होता है कि डाल्टन का परमाणु नियम जो दिया गया था वो परमाणु नियम अपर्याप्त है।
चलिए तीसरा प्रश्न है मेरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन का E/m निर्धारण कैसे बहुत अर्थपूर्ण साबित हुआ, यद्यपि उन्होंने द्रव्यमान तथा आवेश का निर्धारण नहीं किया था। तो इसका सही आंसर होगा, थॉमसन ने इन कणों के आवेश E और द्रव्यमान m का अनुपात E/m प्रयोग द्वारा ज्ञात किया। इन्होंने विभिन्न विसर्ग नलियों का उपयोग किया, विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोडों को काम में लाया तथा विसर्ग नली में विभिन्न गैसों का प्रयोग किया। हर हालत में E/m का मान 1.76 × 10⁸ कूलम प्रति ग्राम ही पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि ये कण सभी परमाणुओं के अनिवार्य अवयव है। इन्हीं कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। इस प्रकार थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का E/m का निर्धारण कर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ज्ञात करने में सराहनीय कार्य किया, अतः यह आगे के प्रयोगों में अर्थपूर्ण साबित हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है मेरा, बोर-ब्यूरी योजना का संक्षिप्त विवरण दें। इस योजना से Na यानी सोडियम तथा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकले। इसका आंसर हो जाएगा, भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार होता है। इनके अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को सूत्र 2n², टाइपिंग मिस्टेक है, 2n² से प्राप्त किया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या है। तो पहली कक्षा k होता है, तो k में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2। इसी प्रकार l में हो जाएगा 8, m में हो जाएगा 18 और n कक्षा में हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इस बात को बोर-ब्यूरी योजना के अंतर्गत ही बताया गया। उसके बाद तीसरा में बताया गया था, तीसरा कथन है कि जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूर्ण हो जाती है तब इलेक्ट्रॉन नए कक्षा में प्रवेश करने लगता है। प्रारंभ के 18 तत्वों का परमाणुक संरचना को इस बोर-ब्यूरी योजना द्वारा समझा जा सकता है। बाद वाले तत्वों में यह व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं होती। अब कह रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, उसके 2p2 मिस्टेक है 2p6 होगा, 3s1 होगा। चलिए क्या है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसका बाह्यतम कक्षा में सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अगला नंबर मेरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठा है, किसी तत्व के परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं? परमाणु संख्या की परमाणु मौलिक विशेषता है, इसकी पुष्टि करें। तो इसका आंसर होगा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा इकाई धन आवेशों की बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिससे पदार्थ की मौलिक अवस्था बरकरार रहती है। यही कारण है कि परमाणु संख्या ही परमाणु की मौलिक विशेषता। अगला नंबर प्रश्न मेरा, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप क्या है तथा इस प्रतिरूप की त्रुटियां क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, परमाणु का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण परत से होकर पार चले जाते हैं। यदि परमाणु ठोस होते तो अल्फा कण बिना मुड़े सीधे पार न जाते। सेकेंड है मेरा, कुछ अल्फा कणों का मुड़ना परमाणु में धनावेश युक्त भाग की उपस्थिति बताता है क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं। तीसरा है मेरा, अल्फा कणों की बहुत ही कम संख्या, लगभग 1 लाख कणों में से एक कण का स्वर्ण परत से टकराकर वापस आना यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु का केंद्रीय भाग ठोस है तथा धनावेशित। परमाणु के इस केंद्रीय भाग का आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम है। रदरफोर्ड ने इस केंद्रीय भाग को नाभिक यानी केंद्रक का नाम दिया। चौथा इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर स्थित कक्षाओं में उसी प्रकार घूमते जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह। अब इसकी त्रुटियां के बारे में कह रहा था, तो इसकी त्रुटियां हो जाएगा रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की त्रुटियां। रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक या केंद्र के चारों ओर उसी प्रकार परिक्रमा लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह, किंतु इलेक्ट्रॉन की कक्षीय परिक्रमा तथा गति स्थायी नहीं हो सकती। जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो उससे ऊर्जा का उत्सर्जन की अपेक्षा की जाती है। इलेक्ट्रॉन को चक्रीय कक्षा में बने रहने के लिए त्वरित होना आवश्यक है, अतः यह ऊर्जा विकृत करेगा। ऊर्जा की हानि से कक्षा का आकार सिकुड़ कर छोटा होता जाएगा तथा कुछ ही समय में इलेक्ट्रॉन नाभिक में आ गिरेगा तथा परमाणु अस्थायी होगा। अगला नंबर प्रश्न है, कैथोड किरण की नली का प्रायोगिक उपयोग क्या है? तो इसका आंसर होगा, कैथोड किरण की नली से होकर किरणें अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गमन करती है। इस नली के मार्ग में पारदर्शक वस्तु के रखने पर वस्तु की छाया कैथोड के दूसरी तरफ बनती है। कैथोड की नली का प्रयोग करने पर हर हाल में एक ही प्रकार के कण निकलते हैं।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर कीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है मेरा, समस्थानिक क्या है, कोई दो उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका आंसर होगा, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। तत्वों के समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण है कि उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। तो उदाहरण दे रहे हैं, तो इसका उदाहरण है, क्लोरीन के सभी परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं। अतः क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, लेकिन क्लोरीन के कुछ परमाणुओं के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन और कुछ परमाणुओं के नाभिक में 20 न्यूट्रॉन होते हैं। अतः क्लोरीन की कुछ परमाणुओं के द्रव्यमान 17 और 18 को जोड़ेंगे तो 35 और कुछ परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या हो जाती है 37। इस प्रकार क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या 1 किंतु उनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है मेरा, समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है। तो समस्थानिक और समभारिक में निम्नलिखित अंतर है। पहला है परमाणु संख्या, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। इसका सेकंड हो जाएगा, समस्थानिक में नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसमें नाभिक में प्रोटॉन की तथा न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला अंतर होगा इसका, भौतिक गुण भिन्न होते हैं। इसमें है कि इनके रासायनिक गुणधर्म असमान होते हैं। चलिए अगला, इसमें रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। नाभिक के बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसमें नाभिक के बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या असमान होती है। चलिए इस प्रकार अगला प्रश्न है, कैथोड तथा एनोड किरणें के अध्ययन से इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज किस प्रकार की गई। तो इसका आंसर होगा, विसर्ग नली में भिन्न भिन्न गैसों तथा भिन्न भिन्न धातुओं के कैथोडों का प्रयोग करने पर पता चलता है कि हर हालत में एक ही प्रकार के कण निकलते हैं। अतः ऋण आवेशित ये कण प्रत्येक तत्व के परमाणु के मौलिक अंग है। थॉमसन ने इन कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m प्रयोग द्वारा ज्ञात किया। इन्होंने विभिन्न विसर्ग नलियों का उपयोग किया, विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोडों को कम में लाया तथा विसर्ग नली में विभिन्न गैसों का प्रयोग किया। हर हालत में E/m का मान 1.76 × 10⁸ कूलम प्रति ग्राम ही पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि ये कण सभी परमाणुओं का अनिवार्य अवयव है। इन कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि विसर्ग नली के कैथोड में बारीक छिद्र कर दिया जाए तो निम्न दाब तथा अधिक विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुछ विशेष प्रकार की किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है, जिन्हें एनोड किरण कहते हैं। चूंकि ये किरणें धन आवेश से युक्त होती है अतः इन्हें धन किरणें भी कहते हैं। इन किरणों को कैनाल किरणें भी कहा जाता है क्योंकि इन किरणों का गमन कैथोड के छेद या कैनाल से होकर होता है। इन किरणों के मार्ग में हल्का पाल चक्र रखने पर यह अपने धुरी पर नाचने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये किरणें अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कणों से बनी होती है। इन किरणों की प्रकृति विसर्ग नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। भिन्न गैसों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर इस अनुपात का मान अधिकतम होता है। हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के धनात्मक कणों की बनी होती है। इन्हीं कणों को प्रोटॉन कहा जाता है।